आपने कई बार लोगों को या डॉक्टर्स को कहते हुए सुना होगा कि फला व्यक्ति जो है वो बेड पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। तो क्या सांसें गिनकर मिलती है? क्या वाकई हम सभी को कुछ सांसें जो ईश्वर द्वारा दी गई हैं वो गिनी हुई हैं? क्यों कुछ जीव मात्र 24 घंटे जीते हैं, कुछ जीव साल 2 साल, कुछ 15 साल, तो कुछ 100 400 1000 साल तक जीते हैं। लेकिन हम इंसानों की एवरेज एज 70 से 80 साल है। लेकिन फिर भी कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो हमारी जान इसके पहले ही ले जाते हैं। आज एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको विचलित कर सकती है, लेकिन साथ ही ये भी सिखाएगी कि अगर आपके मन में जीने की चाहत है, अगर कुछ करने की इच्छा है, तो कोई भी काम टाला नहीं जा सकता। एक टफ टाइम आपकी जिंदगी में आता है, आपको उस टफ टाइम को कैसे भी करके बस पार करना होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ आज की इस स्टोरी में। ये रियल स्टोरी है और ये बात है फ्लाइट 571 की, जो कि एक बर्फीली पहाड़ी में क्रैश हो गया। और क्रैश लोकेशन थी जमीन से कई हजार फीट ऊपर, यानी वो प्लेस जहां पर बहुत ज्यादा ठंड है और ऑक्सीजन भी पर्याप्त रूप में नहीं है। घटना के दौरान कुछ लोग तो ऑन द स्पॉट मारे गए और जो कुछ बच गए उन्हें वो मुश्किल कदम उठाना पड़ा जो शायद इस दुनिया में कोई नहीं उठा सकता। उन्होंने ना चाहते हुए भी अपने ही फैमिली मेंबर और अपने ही यार दोस्तों के मांस को खाया। फ्लाइट 571 की रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना के बाद भी कुछ लोग अपनी जान बचाकर वहां से जिंदा वापस आए। अब इस हादसे को हम चाहे दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कहें या फिर मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रूरता, लेकिन इस कहानी को सुनकर शायद आपके सोचने समझने की शक्ति कुछ वक्त के लिए काम करना बंद कर दे। इस घटना की शुरुआत होती है 12 अक्टूबर 72 से, जब साउथ अमेरिका के उरुग्वे देश से एक चार्टर्ड प्लेन उड़ान भरता है जिसे अकेले देश की राजधानी सेंटियागो पहुंचना है। दिन एकदम सामान्य है, सभी बहुत खुश हैं और इस प्लेन में बैठे हैं रग्बी प्लेयर्स और उनके कुछ साथी और फैमिली मेंबर। कुल मिलाकर 45 पैसेंजर इसमें बैठकर उड़ान भरते हैं। इनमें क्रू मेंबर्स भी शामिल हैं। बात करें इन दो लोकेशन के डिस्टेंस टाइम की तो ये है तकरीबन 3 घंटा, यानी यहाँ से उड़ान भरने के बाद अगले 3 घंटे में फ्लाइट अपनी लोकेशन पर पहुंच जाएगी। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि इस रास्ते के बीच में एंडीज की पहाड़ियां आती हैं। आपने सुना होगा एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में। उड़ान भरते वक्त तो सब कुछ ठीक था, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि मौसम अचानक खराब हो गया और इस कारण इस फ्लाइट को रास्ते में ही अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में लैंड कराया जाता है। ये फ्लाइट रात भर वहीं रुकती है और अगले दिन यानी कि 13 अक्टूबर को उड़ान भरने के लिए वापस तैयार होती है। अब सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मौसम अभी भी खराब है, पर अच्छी बात ये है कि फ्लाइट के जो पायलट्स हैं उन्हें तकरीबन 29 बार इन पहाड़ियों से फ्लाइट उड़ाने का अनुभव है और उन्हें पूरा आइडिया है कि इन पहाड़ियों को कैसे पार किया जाता है। पायलट के कॉन्फिडेंस की वजह से ये फ्लाइट 13 अक्टूबर को दोपहर 2:18 पर उड़ान भरती है और यहाँ से सेंटियागो पहुंचने में सिर्फ 1 घंटे का रास्ता बचता है। अब पायलट को पूरा भरोसा है कि अगले 1 घंटे बाद वो सही सलामत सेंटियागो पहुंच जाएंगे। ये प्लेन तकरीबन 18,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था और धीरे धीरे एंडीज की पहाड़ियों को पार करते जा रहा था। लेकिन आगे चलकर मौसम और ज्यादा खराब होने लगा और इसी वजह से पायलट्स को देखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। उन्हें सामने कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। अब अगर मौसम साफ होता तो पायलट आसपास की पहाड़ियों को देखकर ये आइडिया लगा लेता कि ये प्लेन इस वक्त किस पोजीशन में और किस लोकेशन पर है, लेकिन इस वक्त पायलट सिर्फ प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स और रडार पर ही निर्भर है। अब चूंकि पायलट को यह पता है कि अगले 1 घंटे में वो सेंटियागो पहुंच जाएंगे, इसीलिए उन्होंने अपनी लोकेशन का रफ आकलन किया और जब उन्हें लगा कि तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है तो उन्होंने ये मान लिया कि उन्होंने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया होगा और उन्होंने सेंटियागो एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड करने की अनुमति मांगी। सेंटियागो एयरपोर्ट साइड से पूछा गया कि क्या आपने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है, तो पायलट ने कहा हमने पहाड़ियों को पार कर लिया है। अब एयरपोर्ट मेंबर्स भी पायलट द्वारा दी गई लोकेशन पर ही निर्भर थे, तो उन्होंने प्लेन को लैंड करने की परमिशन दे दी और कहा कि आप जहाज को 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पर ले आइए। अब समय हुआ था तकरीबन 3:21। पायलट ने प्लेन के एल्टीट्यूड को धीरे धीरे कम करना शुरू किया और जैसे ही प्लेन नीचे आता है तो पायलट को दिखाई देता है कि अभी तो एंडीज की पहाड़ियां ही चल रही हैं और सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है और जल्द ही प्लेन उससे टकराने वाला है। उन्होंने अपनी पूरी जान लगाकर जहाज को ऊपर उठाने की बहुत
बहुत कोशिश की। जहाज का अगला हिस्सा तो ऊपर उठकर पहाड़ी को पार कर गया, लेकिन उसकी पिछली टेल उस पहाड़ी के छोर से टकरा गई और जैसे ही टकराया उसका पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो गया और उसी हिस्से के साथ पीछे बैठे कुछ पैसेंजर भी हवा में उड़ गए। अब इस टकराव से प्लेन का राइट विंग भी टूट जाता है और इस कारण प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है। उसके डिसबैलेंस होते ही इसके विंग वाले साइड पे झुकाव होता है और इसी कारण इसका दूसरा विंग भी टूट जाता है। अब बचा हुआ है तो प्लेन का सिर्फ फ्रंट पार्ट, जो कि 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे ग्लेशियर से टकराता है। जहाज पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। प्लेन के पायलट्स तुरंत मारे जाते हैं। प्लेन में सवार 45 में से 12 लोगों की इस घटना में ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी होती है। जिंदा बचे हैं तो सिर्फ 33 लोग, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा जख्मी हालत में हैं और उन्हें यह भी नहीं पता कि वो इस वक्त किस लोकेशन पर हैं। वो ये नहीं जानते थे कि उनका प्लेन जमीन से 3570 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज की किस अनजान पहाड़ी पर अटका हुआ है। क्या वो इस पहाड़ी से कभी निकल भी पाएंगे या नहीं, ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि अभी तक जो भी आपने सुना वो तो एक छोटा सा ट्रेलर था। इस पहाड़ से टकराने वाली इस फ्लाइट की असली कहानी शुरू होती है अब, जिसके बारे में आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर वहां से कोई जिंदा बचकर नहीं लौटता तो आप और हम ये अनुमान भी नहीं लगा सकते थे कि एंडीज की उन ठंडी पहाड़ियों ने उन पर क्या जुल्म ढाया है। अगले आने वाले एक एक दिन को उन्होंने कैसे बिताया है। घायल हुए पैसेंजर में से एक पैसेंजर जिसका नाम था नांदो पराडो, इसके सर में चोट आई थी और इस कारण वो कोमा में चला गया था। तकरीबन 3:30 बज चुके थे और सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि जल्द ही सूरज ढलने वाला था और इसी कारण रेस्क्यू टीम के पास उनको ढूंढने के लिए समय बहुत कम था। अगर अंधेरा होने से पहले उन्हें नहीं बचाया गया तो इस बर्फीली पहाड़ी में रात गुजारना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर रात का तापमान तकरीबन -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जैसे ही खबर एयरपोर्ट सिक्योरिटी को पता चली तो उन्होंने 4 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए रवाना किए। इन चारों हेलीकॉप्टर्स ने एंडीज की पहाड़ियों को खंगाला, लेकिन इन्हें कहीं भी कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि ये प्लेन एक ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहां पर सफेद बर्फ और घना कोहरा था और दुर्भाग्यवश ये प्लेन भी सफेद रंग का ही था। इस वजह से ऊपर से देखने पर रेस्क्यू टीम को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और देखते ही देखते रात हो गई और उस दिन रात भर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया। अब बचे हुए पैसेंजर्स को उम्मीद थी कि उन्हें कैसे भी करके बस आज की रात गुजारनी है, क्योंकि कल होते ही रेस्क्यू टीम उन्हें जरूर बचा लेगी और इसीलिए उन्होंने क्रैश पड़े हुए प्लेन में अपना शेल्टर बनाकर जैसे तैसे रात गुजारने का इंतजाम किया। ये रात उनके लिए अब तक की सबसे भयानक रात थी, जो उन्हें -30 डिग्री सेल्सियस में गुजारनी थी, लेकिन उनके पास एक उम्मीद है कि इन्हें कल कोई ना कोई जरूर ढूंढ लेगा और बचा लेगा। इस उम्मीद के सहारे कुछ लोग कैसे भी करके इस रात को गुजार लेते हैं, लेकिन इनमें से 5 लोग इस -30 डिग्री सेल्सियस के तापमान को नहीं झेल पाते और इसी कारण वो अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाते। अब 33 लोगों में से जिंदा बचे सिर्फ 28 लोग। अगले दिन यानी 14 अक्टूबर को सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाता है। 11 अलग अलग हेलीकॉप्टर इन्हें ढूंढने के लिए उड़ान भरते हैं, लेकिन परेशानी फिर से वही। क्रैश हुआ प्लेन सफेद रंग का था और बर्फीली चमक के बीच में वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। बचाव दल क्रैश हुए जहाज और सर्वाइवर के ऊपर से लगातार उड़कर जा रहे थे। अब सर्वाइवर तो उन्हें देख पा रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल भी नीचे नहीं देख पा रहे थे और इसी वजह से सर्वाइवर्स ने बचाव दल को सिग्नल देने के लिए प्लेन के ऊपर लिपस्टिक से SOS लिखने की कोशिश की और उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके पास इतना बड़ा SOS लिखने के लिए पर्याप्त लिपस्टिक नहीं है और इसी वजह से उन्होंने अपने सूटकेस से बर्फ पर एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया ताकि आसमान से बचाव दल को वो साफ साफ दिखाई दे सके। अब इसके बाद उनके ऊपर से 3 जहाज निकल कर गए। अफसोस कि किसी ने भी उन्हें नोटिस नहीं किया और ऐसे ही करके आज का दिन यानी 14 अक्टूबर भी गुजर जाता है। अब आती है अगली तारीख यानी 15 अक्टूबर और उस दिन भी लगभग यही हाल रहता है और बचाव दल इन्हें ढूंढने में असमर्थ रहता है। लेकिन अब इन सर्वाइवर को समझ आ चुका है कि वो बहुत बुरे फंस चुके हैं। मदद कब तक उन तक पहुंचेगी ये कहा नहीं जा सकता, इसीलिए वो प्लेन में मौजूद कुछ चीजों से अपने सर्वाइवल का इंतजाम करने लगे। धूप से बर्फ को पिघलाकर उन्होंने बूंद बूंद करके पानी बनाने का इंतजाम किया, लेकिन खाने के लिए उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। अब क्रैश होने के 3 दिन बाद यानी कि 16 अक्टूबर को नांदो पराडो जो कि कोमा में जा चुका था, उसे अचानक होश आता है और उसे पता चलता है कि इस क्रैश में उसकी मां की डेथ हो चुकी है और उसकी 19 साल की बहन बहुत गंभीर रूप से घायल है। अब हर एक दिन इन्हीं मुश्किलों के साथ गुजरता जा रहा था। मदद की कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी। जहाज में जितना भी खाना था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। सूरज की रोशनी बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर उनकी आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी। भूख, प्यास और ठंड को सहते
सहते सहते इन पैसेंजर्स को इन पहाड़ी में तकरीबन 8 दिन गुजर चुके थे। रेस्क्यू प्लेन्स आते हैं और ऊपर से निकलकर गुजर जाते हैं। इन 8 दिनों के बाद नांदो पराडो की बहन ये जंग हार जाती है और उधर सर्च अभियान को भी रोक दिया जाता है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में वहां बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। इस वजह से सर्च अभियान को 2 महीनों के लिए स्थगित कर दिया जाता है। ऑफिशियल्स को लगता है कि 8 दिन में ये सारे यात्री मारे जा चुके होंगे। इसी वजह से उनकी मुर्दा बॉडीज को 2 महीने बाद खोजकर उनके घर वालों को भिजवा दिया जाएगा। उधर सर्वाइवर को प्लेन के मलबे में मिला एक रेडियो, और जब सर्वाइवर ने रेडियो को ऑन किया तो उस वक्त उसमें एक न्यूज पॉडकास्ट हो रही थी और उसमें बताया जा रहा था कि फ्लाइट 571 के सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। इस न्यूज ने सर्वाइवर के जैसे होश उड़ा दिए। अभी तक उन्हें अपने खोजे जाने की एक उम्मीद थी, लेकिन अब वो भी इस रेडियो पर अपने ही मरने की खबर सुनकर हताश हो चुके थे। अब उनके घर वापस जाने की सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। वो लोग जानते थे कि अगर यहाँ रुके तो मौत निश्चित है। अब या तो परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने दें या फिर उनका डट कर सामना किया जाए। उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना और उन्होंने प्लेन की सीटों को फाड़कर कुशन को अपने कपड़ों में भर लिया ताकि उन्हें कम से कम ठंड का सामना करना पड़े। सीट कवर से उन्होंने बर्फ में चलने के लिए अपने जूते बनाए, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी खाने की। अब जिंदा रहने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो करना इतिहास में किसी भी इंसान के लिए संभव नहीं। उन्होंने इस बर्फ में पड़े अपने ही फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स, जिनके साथ उन्होंने अपने अच्छे बुरे पल बिताए हैं, उन्हीं की मुर्दा बॉडीज को खाने का फैसला किया। हालांकि यह फैसला लेना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक एक करके दिन गुजरते जा रहे थे और उनके पास खुद को बचाने के लिए कोई भी प्लान नहीं था। वो सारी रात खुद को ठंड से बचाने के लिए प्लेन के अंदर ही सोते थे, लेकिन क्रैश के 16 दिन बाद यानी कि 29 अक्टूबर को कुदरत ने एक ऐसा झटका दिया कि उस रात उनकी वो बनाई हुई छोटी सी दुनिया भी उजड़ गई। अचानक उन्हें पता चलता है कि पहाड़ से बर्फ का एक मोटा सा हिस्सा टूटकर नीचे गिर रहा है। एवलांच इतनी जोर से आया कि भारी मात्रा में मौजूद बर्फ उनके प्लेन के ऊपर आ गिरी। उनका प्लेन पूरी तरह से बर्फ में दब चुका था और प्लेन के अंदर भी बर्फ घुस चुकी थी। इसी वजह से अब उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई और दम घुटने की वजह से इनमें से 8 और लोग जिंदा नहीं रहे और अब बचे केवल 19 लोग, लेकिन ये भी बर्फ के नीचे दबे हुए थे। इस बर्फ से बाहर निकलने में इन लोगों को 3 दिनों का समय लग जाता है और अब इन्हें रियलाइज होता है कि अगर यहाँ रहेंगे तो एक एक करके सारे के सारे मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि इस पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद ढूंढने की कोशिश की जाए। उन लोगों में से ज्यादातर सभी जख्मी हालत में थे, इसी वजह से वो इस पहाड़ी को पार करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन 3 लोग ऐसे थे जो हिम्मत वाले थे और उन तीनों ने इस पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद लाने का फैसला किया। रास्ते के लिए उन्होंने कुछ मांस के टुकड़े अपने साथ ले लिए और ठंड से बचने के लिए उन्हें सबसे मोटे कपड़े दिए गए और क्रैश के 33 दिन बाद यानी कि 15 नवंबर को ये तीनों मदद ढूंढने के लिए निकल पड़े। चलते चलते इनको शाम होने लगती है और तभी उनकी नजर प्लेन के दूसरे टूटे हुए हिस्से पर पड़ती है। प्लेन का जो पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो गया था अब वो उन्हें दिखाई दे रहा था और जब वो उस मलबे के पास पहुंचते हैं तो उसमें उन्हें कुछ खाने की चीजें मिल जाती हैं और इसीलिए आज की रात वो यहीं गुजारने का फैसला करते हैं। पिछले कुछ दिनों से आज की रात उनके लिए थोड़ी अच्छी आई है। उन्होंने प्लेन के बचे हुए हिस्से की खोजबीन की तो उन्हें पिछले हिस्से में एक बैटरी मिली। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बैटरी को प्लेन की मेन बॉडी के पास ले जाया जाए और उसमें लगी कुछ कम्युनिकेशन डिवाइस को ऑन करके मदद बुलाई जाए, लेकिन बैटरी का वजन तकरीबन 25 किलोग्राम जितना था। अब वो लोग पहले ही भूख और प्यास से बहुत कमजोर हो चुके थे। अब ये वजन भी उनके लिए बहुत ज्यादा भारी था। इस कमजोर हालत में उन्हें इस बैटरी को क्रैश साइट तक ले जाना संभव नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि प्लेन की मेन बॉडी से उस कम्युनिकेशन डिवाइस को निकालकर इस बैटरी के पास लाया जाए और उसे चालू किया जाए, जिससे कि मदद और बचाव दल को बुलाया जा सके। कुछ दिनों तक उन्होंने इसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली और क्रैश के 59वें दिन यानी कि 11 दिसंबर को एक और एवलांच आता है और 3 सर्वाइवर मारे जाते हैं। इसके बाद जिंदा बचे लोगों की संख्या केवल 16 रह जाती है और वो तीनों नौजवान जिनके नाम थे केनेसा, पराडो और विजयंते, वो बिना किसी देरी के ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये तीनों पश्चिम दिशा की ओर चलते जाते हैं। अब ये बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि वो जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें कोई इंसानी बस्ती इन्हें मिलेगी भी या नहीं। उन्हें बस ये लग रहा था कि उनको इस सामने वाली पहाड़ी को पार करना है और उस तरफ उन्हें मदद नजर आ जाएगी और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो अगले 3 दिनों में इस पहाड़ी को पार कर लेंगे।
इसीलिए उन्होंने अपने साथ सिर्फ 3 दिनों का ही खाना पानी रखा था। उन्होंने धागे से सिलकर एक स्लीपिंग बैग बनाया। वो दिन भर बिना किसी देरी के पहाड़ी पर चढ़ाई करते हैं और रात को तीनों इसी स्लीपिंग बैग में एक दूसरे से चिपक कर सो जाते हैं ताकि उन्हें ठंड का कम से कम एहसास हो। -30 डिग्री सेल्सियस पर रात गुजारना कोई आसान बात नहीं है। इन्हें चलते चलते तकरीबन 4 दिन हो चुके थे और चौथे दिन की सुबह वो लोग इस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे ही चोटी पर पहुंचकर इन्होंने चारों तरफ देखा तो इनके पैरों तले जैसे जमीन निकल गई, क्योंकि पहाड़ पर चढ़कर इन्हें पता चलता है कि वो इतने दिनों से जिस दिशा में चल रहे थे वो दिशा ही गलत थी। आगे चलकर रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उनके चारों तरफ सिर्फ पहाड़ियां ही पहाड़ियां दिख रही हैं। अब चूंकि उनके पास खाने और पानी की सप्लाई बहुत कम थी, इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि उनमें से एक बंदा साइड पर वापस चला जाएगा और सिर्फ 2 लोग ही आगे जाएंगे, और इसी वजह से विजयंते वापस लौट जाता है। अब परादो और कैनेसा आगे बढ़ते हैं। उन्हें पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के बाद सही रास्ते का अनुमान हो जाता है और वो दोनों कई दिनों तक उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं। और कुछ दिनों बाद इन्हें एक नदी की छोटी सी धारा दिखाई देती है और वो उस धारा के साथ साथ नीचे की ओर चलने लगते हैं। और लगातार 9 दिनों तक चलने के बाद 30 दिसंबर को नदी के दूसरे किनारे पर इन्हें 3 लोग दिखाई देते हैं। ये चलते हुए बहुत थक चुके थे। पिछले 9 दिनों में इन्होंने पहाड़ पर 61 किलोमीटर की हाइकिंग की थी और वो भी बिना किसी सुविधा के। लेकिन अब मंजिल उनके सामने थी। उन्होंने नदी के उस पार से गुजर रहे एक आदमी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन वहाँ शोर इतना ज्यादा था कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। शाम ढल चुकी थी, इसीलिए वो लोग टुमारो बोलकर चले गए। उस दिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। लेकिन उनमें से अगले दिन एक विलेजर वापस आया और एक पत्थर में कागज और पेन को लपेटकर दूसरे किनारे पर फेंका। परादो ने पेन और कागज को उठाकर जो भी घटना थी उसके बारे में सब कुछ लिख दिया। जब उस विलेजर ने इस घटना के बारे में पढ़ा तो वो सब कुछ समझ गया। उसे पता था कि इन पहाड़ियों में कुछ दिन पहले एक प्लेन क्रैश तो हुआ था और उस एरिया में प्लेन की पूछताछ के लिए लोग भी आए थे, लेकिन वो हैरान था कि ये लोग अभी तक जिंदा कैसे बचे हैं। इसीलिए वो विलेजर बिना देर किए जल्दी से शहर के लिए निकल गया और आर्मी कमांड के साथ इस मैसेज को साझा किया। और जल्द ही चिली की एयरफोर्स रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंचती है। आर्मी ऑफिसर्स पराडो और कैनेसा को हेलीकॉप्टर में बैठाकर रेस्क्यू साइट तक पहुंचते हैं और 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 70 दिनों के बाद बचे हुए सर्वाइवर्स को रेस्क्यू किया जाता है। इन लोगों की हालत इस क्रैश के बाद केवल 16 लोग ही सरवाइव कर पाते हैं। उनकी ये कहानी दिल दहला देने वाली कहानी है। ये हमें बताती है कि अगर आप में जीने की सच्ची चाहत है तो इस दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको जिंदा रहने से नहीं रोक सकती। अगर आप या आपके नॉलेज में कोई भी व्यक्ति हो जिन्हें अपनी लाइफ की मुश्किलें बहुत ज्यादा लग रही हों तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन सर्वाइवल की सिर्फ ये एक कहानी नहीं है। अगर आपको सच में ये सर्वाइवल स्टोरी पसंद आती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब आपके साथ कोई साथी हो तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। जिसने अकेले ही 438 दिन पैसिफिक ओशियन में गुजार दिए बिना किसी खाना पानी और छांव के, आखिर कैसे उसने अपनी एक छोटी सी नाव में तेज धूप, बारिश और ठंड को सहन किया। कैसे वो अकेला आदमी उस वीरान समंदर में बड़े और भयानक जीवों से 438 दिनों तक यानी कि तकरीबन 14 महीनों तक लड़ता रहा, भटकता रहा। इस व्यक्ति की सर्वाइवल कहानी सच में किसी को भी हैरान कर सकती है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।